जान है तो जहान है। आप बने रहे हेल्दी और बीमारियां आपको छू भी ना पाए, इसी उम्मीद के साथ हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आप कैसे हमेशा हेल्दी बने रहे। रोज की तरह हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप सिंह चौहान, जो आज एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। संजीवनी में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को तरह तरह के आयुर्वेदिक नुस्खों के जरिए दूर करने की कोशिश करते हैं, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संजीवनी में आज हम आपको बताने आए हैं कई तरह के आटे, मसलन गेहूं, मकई, सोयाबीन, जौ, चने के आटे की कमाल की खूबियां जो साबित हो सकती है आपकी सेहत के लिए संजीवनी। इतना ही नहीं, आज हमारे खास सेगमेंट संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे सांस फूलने की परेशानी से छुटकारा पाने के आसान और कारगर आयुर्वेदिक नुस्खे। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर क्या होती है किस्म किस्म के आटे की गुणकारी खूबियां। देखिए, तो चलिए डॉक्टर साहब से जानते हैं आटे के बारे में, उसकी क्वालिटीज। आटा क्या वाकई हमारी सेहत के लिए इतना गुणकारी होता है? देखिए, हमारे जो प्रोग्राम है संजीवनी, इसकी एक खासियत यही है कि हम हर उस चीज को पकड़ के आपको बताते हैं, उसके गुण स्वास्थ्य से जुड़े हुए, हेल्थ के लिए कैसे वो आपको जो है बेनिफिशियल हो सकता है। और आटा आपने सोचा नहीं होगा, आटा तो घर घर में सभी लोग आटे की चपाती खाते हैं, रोटी बना के खाते हैं, कुछ लोग आजकल ब्रेड भी बनाते हैं, वो भी आटे से बनती है। और कई प्रकार के आटे होते हैं, बाजरे का आटा, मक्के का आटा, चावल का आटा, व्रत वगैरह में कूटू का आटा प्रयोग करते हैं लोग, सिंघाड़े का आटा, मतलब किसी भी ग्रेन को आप पीस करके उसका जो है जब वो पाउडर बन जाता है तो उसको आटा कहते हैं। और उसमें क्या गुण हो सकता है? बहुत गुण होते हैं। हर आटे में कुछ ना कुछ गुण होता है, उसको समझना जरूरी है। और खास तौर पर एक चीज का ध्यान यहाँ जरूर रखें कि जब आप आटा प्रयोग करते हैं तो वो होल ग्रेन हम कहते हैं कि पूरे जो है उसका चोकर भी उसी में मिक्स करके उसकी जो है रोटी या चपाती जो भी बनाते हैं, या जो भी आप उससे प्रयोग जो भी चीज बना रहे हैं, उसमें से उसको छान करके बाहर नहीं फेंकना है। ये बहुत जरूरी है। और मैदा जो है वो कम से कम प्रयोग करें। मैदा अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि वो बिल्कुल रिफाइंड हो जाता है, उसमें से चोकर बाहर निकल जाता है, उसमें फिर वो थोड़ा सा चिपचिपा भी हो जाता है, स्टिकी हो जाता है। आपने देखा होगा मैदे से जो कोई चीज बनाते हैं तो बहुत चिपचिपी, और अंदर जाकर के भी वो उसी तरह से काम करता है। हमारी आंतों में चिपक जाएगा, पेट में चिपक जाएगा, आंव बनाएगा ज्यादा, आंव भी चिपचिपा होता है। तो आटे को किस तरह से हम जो है प्रयोग करें, या क्या आटे में गुण है? बहुत सारे गुण हैं। सबसे पहले आटे के अंदर बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स उसके अंदर होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक बहुत बड़ी भयंकर बीमारी आजकल बन चुकी है, आप केवल अलग अलग तरह के आटे, या आजकल एक मल्टीग्रेन आटा भी आता है, कई प्रकार के उसमें गेहूं, चावल, ये सब मिला करके जो आटा बनता है, उससे आप कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक कर सकते हैं अपने। और साथ साथ शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए आटा बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग मैं देखता हूँ कि जिनको सब्जियां खाने को नहीं मिलती, दाल भी आजकल बहुत महंगी होगी, पहले दाल रोटी लोग खाते थे, तो केवल रोटी ही खाते हैं, चटनी के साथ रोटी खाएंगे या प्याज के साथ रोटी खाएंगे, लेकिन काफी मेहनत का काम करते हैं। काफी जो है वो मोस्टली हमारे जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, कई बार उनको सब्जियां या दाल भी नहीं मिल पाती, तो वो चावल या गेहूं की रोटी इसी पर रहते हैं, लेकिन उसमें भी एक काफी पोषण उनको मिलता है और अच्छा उनका स्वास्थ्य रहता है, काम करते हैं। तो आटे में भी बहुत सारे गुण हैं। इसको ऐसे ही नहीं देखना कि भाई आटा कुछ बेकार की चीज है। आटे में बहुत सारे गुण है, और अलग अलग आटों में क्या क्या गुण है ये भी आपको आज हम बताएंगे अच्छी तरह से। अब समझ में आता है कि हमारे रूटीन में आटा इतना इम्पोर्टेंट क्यों कर लिया गया है। आपकी दादी ने आपकी माँ को सिखाया, आपकी माँ आपको सिखा रही है कि रोटी तो खानी ही खानी है, जबकि दूसरे कल्चर में इतना रोटी का। देखिए, विदेश में हम जाते हैं, वहाँ पर ब्रेड तो थोड़ी सी होती है, ज्यादातर वो कुछ और ही खाते रहते हैं लोग। तो बहुत सारे लोगों को वहाँ आंतों की प्रॉब्लम, कोलन कैंसर बहुत ज्यादा होता है, कब्ज बहुत होती है, हेमोराइड्स या पाइल्स बहुत होता है लोगों को, और तमाम वो प्रॉब्लम। हमारे आटे में जो है फाइबर की क्वांटिटी बहुत है। फाइबर होने से आंतों के लिए, हमारे पाचन संस्थान के लिए बहुत अच्छा है। धातुवर्धक तो हमने बताया, बलवर्धक है, शोथहर भी है आटा। कहीं पर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, किसी प्रकार की सूजन हो जाए, उसमें भी काफी फायदा करता है। आटा वाकई बहुत फायदेमंद चीज है। अब तो आपको और इंटरेस्ट आएगा किचन में रोटी बनाने में, और अगर आप खाने के शौकीन हैं तो खाने में। फिलहाल अभी तो बहुत चीजें बाकी है। उमेश उड़ीसा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। उमेश, क्या सवाल है आपका? पूछिए डॉक्टर साहब से। सर, मुझे IBS है 1 साल से। अच्छा जी सर, तो उसके लिए कुछ बताएं आप।
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कि आईबीएस नाम कभी भी आपके कान में आ जाए, डॉक्टर लोग बता दें कि आईबीएस आपको होगी, तो बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आयुर्वेद में इस रोग का अच्छा विश्लेषण भी करते हैं, अच्छी तरह से उसको समझ करके फिर उसकी चिकित्सा करते हैं और बिल्कुल अच्छी सफल चिकित्सा है, कोई घबराने की बात नहीं। रोग अगर बहुत ज्यादा पुराना है तो भी घबराने की जरूरत नहीं, टाइम लंबा लगेगा लेकिन आप बिल्कुल ठीक होंगे। आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसको बोलते हैं। आपकी आंतें जो हैं वो भोजन को कभी ठीक से पचा पाती, कभी नहीं पचा पाती, कभी कब्ज हो जाती, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, पेट में अफारा बना रहता है, गैस बना रहता है, पेट में दर्द होता है। ये तमाम लक्षण अगर आपको होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ये बीमारी अक्सर डॉक्टर लोग बताएंगे। हम इसको जो है दो चीजों से जोड़ते हैं, एक तो इनडाइजेशन, अजीर्ण, जो कि हमारा भोजन ठीक से नहीं पच पाता है। दूसरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वहां से जो नसें निकल करके हमारी आंतों तक जो पहुंचती हैं, उन नसों में भी कई बार कमजोरी आने की वजह से हमारी आंतें जो है ठीक प्रकार से काम नहीं करती हैं। तो अक्सर जब हम इसकी चिकित्सा करते हैं तो न केवल हम पाचन को अच्छा बनाने के लिए औषधियां देते हैं, साथ में नर्वस सिस्टम को मजबूत करने की भी औषधियां देते हैं, तब जाकर के आपका रोग ये पूर्ण रूप से ठीक हो पाता है। अनिल फरीदाबाद से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। अनिल, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। मतलब मेरे फादर हैं, उनकी एज 45 ईयर्स है, उन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, हाँ जी। देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक बहुत कॉमन समस्या है और भारत में खास तौर पर मैं देखता हूँ कोलेस्ट्रॉल से भी ज्यादा खतरनाक जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स, एक तरह की चिकनाई फैट होती है जो हमारे खून में ज्यादा मात्रा में आ जाती है। उसका रीजन ये है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, खाने में हमारा कोई बैलेंस नहीं होता और अक्सर जो है खाना खाने के पश्चात बैठना, लेटना, सोना, ये चीजें बहुत कॉमन है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल भारत में बहुत ज्यादा है आजकल, आरामदेह जो जीवन हमारा हो गया है। एक्सरसाइज का हमारे यहाँ पर कोई कल्चर नहीं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको बोलिए, क्योंकि अभी 45 है और ये सही एज है। 40 के बाद ही ये बीमारियां अक्सर आती हैं, क्योंकि 40 से पहले शरीर जो है मजबूत रहता है, वो बहुत यंग रहता है, युवावस्था में है, तो उसमें शक्ति होती है, इम्यूनिटी भी काफी स्ट्रांग होती है। तो एक छोटा सा नुस्खा है, उसका प्रयोग करें। लहसुन ताजा ले लें, एक कली लहसुन की रोज सुबह खाली पेट खा जाएं, उससे भी कोलेस्ट्रॉल में फर्क पड़ेगा। लेकिन एक्सरसाइज जरूर करें, चिकनाई कम खाएं, मिठाई कम खाएं, दूध से बनी चीजें भी कम खाएं। आज हम आटे की बात कर रहे हैं, सिर्फ गेहूं का आटा ही नहीं, अलग अलग किस्म के जो आटे होते हैं वो कैसे आपकी सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, ये आज डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, कैसे आपको फायदा कैसे पहुंचा सकता है, यानी टू द पॉइंट, किन किन बीमारियों को आटा जो है दूर कर सकता है? देखिए, एक कॉमन सी प्रॉब्लम है ओबेसिटी, मोटापा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा आटा खाएंगे, ज्यादा ग्रेन्स खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट उसमें होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उचित मात्रा में आटे का सेवन करें तो आपको वजन नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे लोग हैं, खास तौर पर अगर हम दक्षिण भारत में देखें तो वहाँ पर बहुत ज्यादा जो है ग्रेन्स का, चावल का बहुत प्रयोग करते हैं, लेकिन दुबले पतले ही होते हैं लोग। ये मोटापा तो भारत में अभी आया है, पहले मैं नहीं देखता था। जब हम छोटे बच्चे थे, हमने बहुत कम लोग मोटे देखने को मिलते थे। नहीं, और सर्वे और फैक्ट्स जो है, नंबर्स जो हैं, वो भी यही बताते हैं। हाँ जी। और वो हमारे यहाँ तो आटा शुरू से ही खाते हैं, तो आटा खाते थे लोग, अच्छा आटा खाते थे, चक्की का पिसा हुआ आटा खाते थे। तो मोटापे वाले जो लोग हैं वो अगर प्रॉपर, वही मैं कहता हूँ कि पूरा होल ग्रेन आटा, चोकर वाला आटा, फाइबर वाला आटा अगर आप खाएंगे तो मोटापा कम होता है। कोलेस्ट्रॉल को ये नियमित रखता है। डायबिटीज वालों के लिए तो हम कई बार बताते हैं अपने शो पर भी कि चने का, सोयाबीन का, गेहूं का आटा मिला करके डायबिटीज वाले खाएं तो बहुत फायदा करता है उनको। इसके अतिरिक्त इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज में आटा आप प्रयोग करते हैं। शोथ हर, जैसा मैंने कहा, कहीं पर स्वेलिंग आपको इंटरनल या एक्सटर्नल है, उसमें भी फायदा करता है। और जो लोग बहुत कमजोरी महसूस करते हैं, वीकनेस फील करते हैं, इम्यूनिटी जिनकी कमजोर है, उसमें भी आटे का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे आटे की वो शानदार खूबियां जो साबित हो सकती है आपकी सेहत के लिए संजीवनी। डॉक्टर साहब, आज की संजीवनी बताएं उससे पहले, आजकल हम लोग आटे को कुछ और ही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आलू मिलाया, आलूदा पराठा, ऊपर से घी डाला, कोई और पराठा, कोई दूसरे तरीके से आटे का प्रयोग। क्या वाकई ये भी सेहतमंद साबित? नहीं, देखिए, आटे का प्रयोग सही प्रकार से ही करना चाहिए। इसलिए
ये जो हम अलग अलग तरह की फ्राइड चीजें बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, तो वो उसको और ज्यादा वो एक तरह से विकृत बनाता है। वो हैवी हो जाएगा, पचेगा नहीं, आम बनेगा, तो जो उसके गुण है ना वो भी उसके खराब हो जाएंगे। ओवर कुकिंग भी नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर कुकिंग। पहले तो चूल्हे पर रोटी बनती थी, नेचुरल तरीके से बनती थी। अभी ऐसा भी देखने में आया कि जितने हमारे जो आर्टिफिशियल कुकिंग के चीजें आ गई, माइक्रोवेव आ गया है, बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं, उनसे भी फर्क पड़ता है। लेकिन आटे के गुणों की बात करें, क्योंकि हम संजीवनी टिप्स की बात करें आज, तो उसमें कई प्रकार के आटे हैं, उनका कैसे हम जो है अपने स्वास्थ्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ज्वार का आटा, जो कि गुजरात में मैंने देखा है, कभी मैं गुजरात जाता हूँ तो वहाँ ज्वार के आटे की रोटी काफी प्रचलित है, ग्लूटेन फ्री है। कुछ लोगों को व्हीट से, गेहूं से एलर्जी हो जाती है, उनके लिए तो बहुत फायदा करती है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो ज्वार का आटे की रोटी अगर आप खाएं तो न्यूट्रिशन बहुत है इसमें, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, शक्तिशाली है, ताकत, जो लोग कमजोर हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से दूसरा आटा जो बेसन, हम चने का आटा जिसको कहते हैं, चने का आटा डायबिटीज वालों के लिए अच्छा है। लेकिन प्योर चने का आटा ना प्रयोग करें। आप ले लें आधा पार्ट लें गेहूं का आटा, एक हिस्सा चने का आटा, एक हिस्सा सोयाबीन। मतलब अगर आप 4 किलो ले रहे हैं तो उसमें से 2 किलो गेहूं का, 1 किलो चने का और 1 किलो सोयाबीन का आटा, ये सब मिला करके इसकी आप रोटी खाएं तो मधुमेह या डायबिटीज के रोगियों को बहुत फायदा मिलता है इससे। और बाजरा जो है, बाजरे की रोटी, बाजरे में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और ऐसा मानते हैं कि बाजरा इज ए कंप्लीट न्यूट्रिशन। तो अगेन शक्तिशाली और बलवर्धक इसको कहा गया है। लेकिन ज्यादा मात्रा में खाने से कई बार जो है वो अपच करता है। तो बाजरे की रोटी, आप बाजरे के आटे की रोटी आप खा सकते हैं। और रागी एक और होती है, रागी का आटा कैल्शियम रिच होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जिन लोगों को होती है, हड्डियां कमजोर होती हैं, ये मैंने महाराष्ट्र में बहुत देखा है। वहाँ उसको नाचनी कहते हैं, नाचनी की आटे की रोटी बनाई जाती है, तो वो भी ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत फायदा करता है। और मक्का का आटा, मक्के की रोटी तो नॉर्थ इंडिया में भी काफी पॉपुलर है, उसमें फाइबर बहुत ज्यादा है। तो जिन लोगों को पेट के रोग हैं, आंतें जिनकी कमजोर हैं, कब्ज जिनको रहती है, वो मक्के की रोटी खाएं। तो आटों से भी आप अपनी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं, अलग अलग आटों का प्रयोग करके। चलिए, आटे की बहुत सारी खूबियां हम डॉक्टर साहब से जान रहे थे। ये सेहत के लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है, ये हमने डॉक्टर साहब से जाना है। लेकिन आटे का मतलब ये नहीं कि आप उसे किसी भी फॉर्म में खाएंगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। किसी भी ग्रेन की आप बात कर लीजिए, आजकल बहुत प्रचलन है डॉक्टर साहब, फर्मेंटेड आटा जी, उसकी जो रोटी बनती है, 2-4 दिन उसको रखिए, क्या वो आपकी सेहत के लिए सही है? दूसरा, हम जो ये पुड़ियाँ खाते हैं तल के आटे को, फिर उसकी कुकीज बना के, उसके बिस्किट बना के और जो हम खाते हैं, क्या ये भी सेहतमंद साबित होता है? देखिए, फर्मेंटेड और फ्राइड वो हेल्दी नहीं माना जाता है। तो फर्मेंट आटे को आप खमीर उठा करके फर्मेंट करके, जैसे छोले भटूरे बनते हैं, कई चीजें ऐसी बनती हैं, तो वो आयुर्वेद की दृष्टि से हेल्दी नहीं माना जाता है। क्योंकि जो प्राकृतिक उसकी रूप है, उसी रूप में उसको पका करके खाना चाहिए। तो रोटी बनाएं या कुछ और चीज आप बनाएं, जो पुराने हमारे जो कई रेसिपीज हैं वो बेहतर है। दूसरी चीज जो है, आटे को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक ही प्रकार का आटा लगातार ना खाएं आप, और अगर हो सके तो मिक्स करके खाएं। जैसे मिस्सी रोटी खाते हैं लोग, बिल्कुल, उसमें गेहूं, चना, जौ भी मिला लेते हैं, तो ये बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि उसमें आपको मल्टी न्यूट्रिशन आपको मिलता है। और सिंपल उसका एक ही प्रयोग है, उसकी चपाती बना करके खाएं, ऊपर थोड़ा सा घी चुपड़ के आप खा सकते हैं। यही सबसे बढ़िया आटे का प्रयोग है। बात करते हैं संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे सांस फूलने की परेशानी से निजात कैसे आप पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अस्थमा से इसके मायने यही होंगे? देखिए, अस्थमा तो एक बड़ी कॉमन सी चीज है। आज हम आपको कुछ और बताएंगे इससे ज्यादा, क्योंकि सांस फूलने का कारण केवल इतना ही नहीं होता कि आपके फेफड़े में बलगम फंस गई है, खांसी आ रही है, दमा हो गया है। सांस और भी कई कारणों से फूलता है। कमजोरी अगर आपको हो, एनीमिया हो, खून की कमी जिन लोगों को होती है, उनका सांस भी फूलता है। जिन लोगों को इसिनोफिल जो है ब्लड के अंदर ज्यादा कम हो जाते हैं, उसका भी इसिनोफिलिया इसको बोलते हैं अक्सर, उनको भी जो है सांस फूलता है। या अक्सर देखने में आया है कि जब मौसम बदलता है, मौसम का चेंज होता है, उस टाइम कई लोगों को सांस फूलने लगता है। या फिर हम ये भी देखते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज जो लोग करते हैं, ओवर एक्सरसाइजिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइजिंग करते हैं, उनका भी सांस फूलता है। तो हमेशा हम आपको बार बार ये कहते हैं कि कारण को जरूर समझिए।
कोई भी कारण हो सांस फूलने का, एक छोटा सा आपको नुस्खा बताते हैं कि जिससे आपके लंग्स मजबूत रहेंगे, आपके शरीर में शक्ति रहेगी, ऑक्सीजन की मात्रा भी अच्छी रहेगी। उसको कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर आप रेगुलरली करें, सही तरीके से करें। अगर आपको नहीं आता है तो योगाचार्य से, किसी योगा टीचर से उसको अच्छी तरह से समझ लें, या आप करें डीप ब्रीदिंग। केवल गहरे लंबे सांस आप लें तो उससे आपको सांस फूलने की तकलीफ दूर हो जाएगी, क्योंकि लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, शक्ति मिलेगी और आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आपको सांस फूलता है इसलिए क्योंकि आप कमजोर हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है 8-10 किशमिश और 5-6 बादाम रात को पानी में भिगो, सुबह उनको चबा करके खाएं, साथ में गरम गरम दूध पिए, उससे आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। या अगर गले में खराश या बलगम की वजह से सांस फूलता है तो सीतोपलादी चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम शहद में मिला करके आप चाटें तो उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। या कमजोरी की वजह से सांस फूलता है तो कमजोरी के लिए तो हमारे यहाँ तमाम कई प्रकार के औषधियां हैं, रसायन हैं। सबसे सिंपल आप हमारे यहाँ से च्यवनप्राश मंगा लीजिए और उसको निरंतर खाते रहिए। फेफड़े भी मजबूत रहेंगे, खून भी बनेगा, हृदय भी मजबूत रहेगा। एक अच्छा टॉनिक है आपके लिए, इसका सेवन करें तो उससे भी आपको